हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ बिहार का प्राचीन इतिहास के कुछ ऑब्जेक्टिव्स। ये वो ऑब्जेक्टिव हैं जो कि बिहार की हिस्ट्री से यानी प्राचीन इतिहास से लिए गए और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिहार की में कोई भी एग्जामिनेशन हो, अगर बिहार की एंशियंट हिस्ट्री से ऑब्जेक्टिव होंगे तो वो इसके अंदर से ही होंगे, इसलिए ये बहुत ही यूजफुल है। आप लोग इन्हें अच्छे से देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक नंबर में है, किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? तो इसका आंसर होगा भब्रू स्तंभ। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता? तो अंग जीता था। तीसरा नंबर कर रहा है, मौखरी शासक ने किसे परास्त कर मगध के अधिकांश भाग को जीत लिया? तो इसका आंसर होगा कामोदर गुप्त को। उसके बाद चौथा नंबर में है, फोर्थ नंबर में कह रहा है कि अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुए हैं? तो ये चंपारण से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट कह रहा है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो ये महाकद्मनंद था। उसके बाद छठा नंबर कह रहा है, कान्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो ये पाटलिपुत्र थी। फिर आते हैं हम लोग सातवां नंबर पर। सातवां नंबर को देखते हैं। इसमें है कि शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बोध गया से। उसके बाद आठवां नंबर में कह रहा है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो ये बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। ये 8 नंबर हो गया। अब आते हैं नंबर 9। 9 नंबर में कह रहा है, बिहार के अफसर यानी गया से प्राप्त एक मंदिर भग्नावशेष प्राप्त हुए हैं। इसके दीवार पर कौन सा कथा दृश्य अंकित है? तो ये रामायण अंकित है। फिर आइए नंबर 10। 10 नंबर में कह रहा है कि किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राज प्रसाद के बारे में कहा कि इनकी शान शौकत का मुकाबला न तो शूषा और न ही एक कतना से कर सकते हैं? ये कौन कहा था? ये एरियन कहा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर। उसके बाद आइए, उसके बाद 11 नंबर में। 11 नंबर में है कि मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? तो ये शुंग वंश का शासन स्थापित हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो ये कौन किया था? आजीवकों ने किया था। ठीक है। अब आइए नंबर 13। 13 में है, कह रहा है कि अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है। प्राची या प्राची प्रांत यानी पूर्वी प्रदेश की राजधानी कहाँ थी? तो ये पाटलिपुत्रा में थी। नेक्स्ट कह रहा है कि अशोक की राजधानी कहाँ थी? तो ये पाटलिपुत्रा में ही थी। नेक्स्ट 15 नंबर में कह रहा है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो मेगास्थनीज इंडिका लिखा है। तो इसका आंसर इंडिका होगा। 4 नंबर। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर में है
कि किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पालीब्रोथस यानी पाटलिपुत्र का उपनाम धारण किया था। तो इसका आंसर होगा स्ट्रैबो। स्ट्रैबो के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पालीब्रोथस उपनाम धारण किया था। नेक्स्ट 17 नंबर में कह रहा है किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस यानी टॉलमी द्वितीय ने डायोनिसस नामक राजदूत पाटलिपुत्र में भेजा था। तो ये बिंदुसार के शासनकाल में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम क्या है। तो फर्स्ट में हर्यंक है, फिर शिशुनाग है, फिर नंद है, फिर मौर्य है, फिर शुंग है, फिर कानो है। तो इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। उसके 19 नंबर में कह रहा है अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत बौद्ध गया की यात्रा राज्याभिषेक के किस वर्ष में की थी। तो ये 10वें वर्ष में की थी। तो इसका आंसर दूसरा नंबर हो जाएगा। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर। 20 में कह रहा है तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ। तो ये अशोक के शासनकाल में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। उसके बाद 21 नंबर में कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई। तो इसका आंसर होगा 2 नंबर 322 ईस्वी पूर्व में। फिर आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि अशोक के द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध का उल्लेख कहाँ मिलता है। तो ये शिलालेख 13वां शिलालेख में इसका उल्लेख मिलता है। आइए अब देखते हैं 23 नंबर में। 23 नंबर में ये कह रहा है कि मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे। धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए थे जहाँ रोगियों को मुफ्त भोजन तथा दवाएं दी जाती थी। यह किसकी उक्ति है। तो ये फाहियान लिखा है। नेक्स्ट है कि बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख कौन नहीं है। तो ये रुम्बेनदई नहीं है। रुम्बेनदई जो है बिहार का नहीं है, लेकिन एक लौरिया रेराज, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा ये 3 जो है बिहार से है। आइए नेक्स्ट कह रहा है कि प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था। तो प्रथम बौद्ध संगति जो हुआ था उस टाइम अजातशत्रु का शासन काल था। अब आइए नेक्स्ट कह रहा है 26 नंबर कि अजातशत्रु ने राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथमुसल, महाशिला, कंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया। किस राज्य के साथ। तो इसका होगा ये लिच्छवी के साथ ये पहली बार रथमुसल और महाशिला, कंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया था। अब आती है नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की। तो ये इसका आंसर होगा 3रा, बोध गया की यात्रा की थी अशोक। अब आइए नेक्स्ट है
मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका आंसर 4 नंबर का महाकदमानंद। मगध साम्राज्य में सबसे पहले जो कलिंग का विलय किया है वो कौन किया? महाकदमानंद। तो आंसर डी यानी 4 नंबर होगा। अब देखिए 29 नंबर में कह रहा है यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? तो इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। 30 नंबर में कह रहा है द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये कौन किया था? शबकामी। आंसर 1 नंबर। उसके बाद 31 में कह रहा है गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुई है? तो ये शाहबाद जिले से प्राप्त हुई है। उसके बाद देखिए ये कह रहा है तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ? तो ये हुआ था कब? 291 ईस्वी पूर्व में। उसके बाद कह रहा है बोध गया के बोधि मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ? तो ये गुप्त काल में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट ये कह रहा है कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। इनमें से कितने महाजनपद बिहार के क्षेत्र में स्थित थे? तो ये 3 थे। ये 3 थे। कौन कौन? पहला अंग, मगध और वज्जी। ये 3 बिहार के महाजनपद थे। नेक्स्ट कह रहा है नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से क्या प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त हुआ पाल काल का बौद्ध विहार। अब आइए नेक्स्ट 36 नंबर में कह रहा है कि हर्यंक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई? तो शिशुनाग वंश की। उसके बाद कह रहा है कि मगध के किस शासक को कली का अंश, परशुराम अवतार, क्षत्रियों का नाशक, सर्वक्षत्रांतक, एक छत्र, एक राट कहा गया? तो इसका आंसर होगा महाकदमानंद। इसका आंसर क्या होगा? महाकदमानंद। उसके बाद कह रहा है मगध जनपद का संस्थापक कौन था? तो ये था बृहद्रथ तथा जरासंध। उसके बाद आइए 39 नंबर में कह रहा है कि महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध साम्राज्य का सर्वप्रथम राजवंश कौन था? तो ये बृहद्रथ वंश था। उसके बाद 40 नंबर में कह रहा है किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः बनाया और तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही हो रही है? इसका आंसर होगा कालाशोक। उसके बाद आते हैं 41 नंबर में। 41 नंबर में कह रहा है कि बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? तो ये विदेह। उसके बाद आते हैं प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत या विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये मगध को दिया जाता है। उसके बाद कह रहा है कि कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं है? ये वत्स नहीं है।
उसके बाद 44 में कह रहा है अथर्ववेद के व्रात शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया था। तो व्रात शब्द जो है मगध राज के लोगों के लिए किया गया था। उसके बाद कह रहा है किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया। ये था कौन? उदयन। आइए नेक्स्ट है आपको जाके 46 नंबर में ये कह रहा है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। तो ये कौटिल्य या चाणक्य। उसके बाद कह रहा है चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक और गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष क्या है। तो 320 ईस्वी। उसके बाद शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी। तो पाटलिपुत्र। आंसर 4। उसके बाद कह रहा है मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो ये कृष्णदेव गुप्त था। उसके बाद कह रहा है कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में आश्रय दिया। तो ये अश्वघोष को दिया था। उसके बाद क्वेश्चन है चीनी यात्री इत्सिंग बिहार का भ्रमण कब किया था। तो ये 673 ईस्वी में। उसके बाद आते हैं कह रहा है तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। तो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। पाटलिपुत्र में। उसके बाद कह रहा मगध के किस परवर्ती गुप्त सम्राट के शासनकाल में चीनी राजदूत वांग वेन से भारत आया था। तो ये आदि सेन के कार्यकाल में। उसके बाद देखते हैं 54 में कह रहा है कि मौर्य कालीन चामर ग्राहिणी यक्षी कहाँ से प्राप्त हुई है। गिदारगंज पटना से। नेक्स्ट है क्वेश्चन ये कह रहा है हर्यंक वंश का अंतिम शासक कौन था। तो ये नागदशक था। नेक्स्ट कह रहा है चीनी यात्री फायन कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा। तो ये 3 साल रहे थे। उसके बाद कह रहा है राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना किस मगध शासक के मगध के शासक ने की थी। तो इसका आंसर होगा बी नंबर अजातशत्रु। नेक्स्ट है आपको जाके 58 नंबर में ये कर रहा है वज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक कौन था। तो इसका आंसर होगा अजातशत्रु। आइए नेक्स्ट कह रहा है कान वंश की सत्ता किसने प्राप्त की थी। तो आंध्र के सातवाहनों ने प्राप्त की थी। उसके बाद है कान वंश का संस्थापक कौन था। तो इसका आंसर होगा डी वासुदेव कान। उसके बाद 61 में कह रहा शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ। तो शुंग वंश के बाद आया कान वंश। आंसर 3 नंबर। उसके बाद कह रहा है पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किसने किया है।
तो ये कौन किया है? मेगास्थनीज किया है। तो आंसर बी होगा। उसके बाद कह रहा है कि मगध के प्रथम ब्राह्मण राज स्थापित किसने किया? मतलब यहाँ ये कह रहा है कि मगध में पहली बार ब्राह्मण राज स्थापित कौन किया? तो ये पुष्यमित्र के द्वारा किया गया। अब आइए 64 नंबर में देखते हैं। 64 में ये कह रहा है कि शुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुकुट राम विहार को 3 बार नष्ट करवाने का प्रयत्न किया। तो इसका आंसर होगा पुष्यमित्र शुंग। उसके बाद कह रहा है महाजनपद युग में पावापुरी किस गणराज्य में की राजधानी है? महाजनपद युग में पावापुरी किस गणराज्य की राजधानी है? तो इसका आंसर क्या होगा? मल्ल। उसके बाद 66 नंबर में कह रहा है पाटलिपुत्र स्थित चंद्रगुप्त का महल किसका बना हुआ था? तो ये लकड़ी का बना हुआ था। उसके बाद आते हैं बिहार के गया जिले के अफसर से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो इसका परवर्ती गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। 68 नंबर में कह रहा है कि मगध के परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका जीवित गुप्त द्वितीय। उसके बाद है नेक्स्ट ये कह रहा है कि 69 नंबर किस युद्ध में हुए भारी तबाही तथा जान माल की हानि को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने युद्ध नीति त्याग कर धम्म नीति की घोषणा की? तो ये युद्ध कौन था? कलिंग का युद्ध। उसके बाद नेक्स्ट है सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरिब्रज यानी राजगिरी के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया? ये कौन था? शिशुनाग। उसके बाद है 71 नंबर में कह रहा है बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था? तो किसमें था? वज्जी में क्या था? गणतंत्र था। उसके बाद आते हैं तो यहाँ हम देखते हैं 72 में ये कह रहा है नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालय में फाहियान किसके शासन के दौरान आया था? तो ये आया था किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। उसके बाद 73 में कह रहा है कि भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध था? तो ये कौन था? पाटलिपुत्रा। अब आइए नेक्स्ट है कि हर्षवर्धन ने किसे मगध के क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि बनाया? तो इसका आंसर माधवगुप्त होगा। उसके बाद कह रहा है हर्षवर्धन के समय बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? तो नालंदा। ये भी सही है। उसके बाद 76 नंबर में कह रहा है कि मगध के किस परवर्ती शासक को अल्पसंख्यक शत्रुओं का विजेता कहा गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? कृष्णगुप्त।
1 नंबर होगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, लास्ट में कह रहा है निम्नलिखित को सही क्रम में बताइए। तो इसका आंसर होगा 1 नंबर, यानी 1 नंबर में आएगा 1 नंबर, यानी मगध नरेश बिंबिसार का देवासन। उसके बाद 3 नंबर होगा वर्धमान महावीर जैन स्वामी का देहावसान। उसके बाद जो हुआ वो 4 नंबर में हुआ पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति। और लास्ट में क्या हुआ, सम्राट गृहद्रथ की हत्या। तो इसका आंसर होगा 1, 3, 4, 2। तो फ्रेंड्स आज इतना ही। अब मैं कल फिर एंशिएंट हिस्ट्री का ही और ऑब्जेक्टिव लेकर आऊँगा, क्योंकि अभी इसमें ऑब्जेक्टिव अभी और भी हैं, करीब 150 हैं। वो जब कंप्लीट हो जाएंगे फिर मैं आप लोगों के सामने गिडाबल इंडिया लेके आऊँगा, और फिर मैं आप लोगों के सामने मॉडर्न इंडिया लेके आऊँगा। उसके बाद आप लोग का बिहार के इतिहास से एक भी क्वेश्चन छूटने वाले नहीं है, चाहे वो बिहार का कोई भी एग्जामिनेशन हो। ओके फ्रेंड्स, तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं, बाय।